हेलो स्टूडेंट, आज हम करेंगे यूनिट फर्स्ट का लेक्चर सेकंड। फर्स्ट लेक्चर में आपने पढ़ा होगा अबाउट द प्रॉपर्टी ऑफ थर्मल रेडिएशन और थोड़ा ब्रीफ में मैंने आपको किरचॉफ्स लॉ भी बताया था। किरचॉफ्स लॉ को एक बार दोबारा देख लेते हैं अल्टरनेटिव मेथड से कि आप कैसे ड्राइव करेंगे। अकॉर्डिंग टू किरचॉफ्स लॉ इट स्टेट दैट द रेशियो ऑफ एमिसिव पावर टू एब्जॉर्प्टिव पावर इज़ द सेम फॉर ऑल बॉडीज़ एट गिवन टेम्परेचर। क्या कह रहे हैं कि सभी बॉडीज़ के लिए उनकी जो एमिसिव पावर और एब्जॉर्प्टिव पावर का रेशियो होगा वो सेम होगा, और वो किसके इक्वल होगा? इट इक्वल टू द एमिसिव पावर ऑफ ब्लैक बॉडी एट दैट टेम्परेचर। यानी उसी टेम्परेचर पे अगर आपने किसी ब्लैक बॉडी को रखा है और उसकी जो एमिसिव पावर होगी तो ये रेशियो उसके इक्वल होगा। तो ये एक डेरिवेशन देख लेते हैं। हम सेम टेम्परेचर की बात कर रहे हैं तो हमने क्या किया, एक एनक्लोजर में आपने एक नॉर्मल बॉडी को रख दिया और एक ब्लैक बॉडी को रख दिया है। इस एनक्लोजर को आप बोल सकते हैं कि आइसोथर्मल एनक्लोजर है। ठीक है, आइसोथर्मल का मतलब आपको पता है कि उनका सभी का टेम्परेचर क्या है, सेम है, कांस्टेंट टेम्परेचर है। अगर आप कहें फॉर नॉर्मल बॉडी ई लैम्डा इज एमिसिव पावर, ठीक है, नॉर्मल बॉडी की एमिसिव पावर ई लैम्डा है, ए लैम्डा उसकी होगी एब्जॉर्प्टिव पावर। अगर ब्लैक बॉडी की हम बात करें तो ए लैम्डा फॉर परफेक्ट ब्लैक बॉडी क्या होता है, 1 होता है इन केस ऑफ ब्लैक बॉडी। ठीक है, ई लैम्डा इज एमिसिव पावर ऑफ ब्लैक बॉडी। ठीक है, ब्लैक बॉडी की एमिसिव पावर ई लैम्डा है। तो अब क्या कर रहे हैं आप, इस एनक्लोजर में यहाँ पे डी क्यू हीट दे रहे हैं। डी क्यू हीट को हमने इस तरह से दिया है, डी क्यू इज हीट इंसिडेंट पर यूनिट एरिया पर सेकेंड, यानी कि यूनिट एरिया में और यूनिट सेकेंड के लिए आप डी क्यू हीट डाल रहे हैं इन रेंज लैम्डा टू लैम्डा प्लस डी लैम्डा। इस वेवलेंथ रेंज के लिए आपने यूनिट एरिया में यूनिट सेकंड के लिए डी क्यू हीट को इंसिडेंट किया है। तो जैसे कि कल मैंने आपको बताया था कि एब्जॉर्प्टिव पावर की डेफिनेशन क्या होती है, एमिसिव पावर की डेफिनेशन क्या होती है, तो इन डेफिनेशन को कंसिडर करते हुए हम निकालेंगे कि ये ब्लैक बॉडी कितनी हीट को एब्जॉर्ब करती है, कितनी हीट को एमिट करती है। तो पहले निकालते हैं हीट एब्जॉर्ब। तो उसके लिए हमें पता है कि जो एब्जॉर्प्टिव पावर उसकी डेफिनेशन क्या होती है, हीट एब्जॉर्ब बाय बॉडी टू द हीट इंसिडेंट। ठीक है, हीट कितनी इंसिडेंट की हमने, डी क्यू की है। कैसे की है, हीट इंसिडेंट पर यूनिट एरिया पर सेकेंड। तो हम क्या लिख सकते हैं, हीट एब्जॉर्ब पर यूनिट एरिया पर सेकेंड इन रेंज लैम्डा टू लैम्डा प्लस डी लैम्डा इक्वल टू क्या आ जाएगा, ए इंटू हीट इंसिडेंट, यानी ए लैम्डा है इसकी एब्जॉर्प्टिव पावर, तो ए लैम्डा इंटू डी क्यू। ठीक है, तो फर्स्ट इक्वेशन आ गई जिसमें हमने बताया कि नॉर्मल बॉडी ने कितनी हीट को एब्जॉर्ब किया है पर यूनिट एरिया पर सेकेंड। अब हम निकालते हैं कि अदर देन एमिशन वो अपनी हीट को कैसे रिलीज कर सकती है। तो अदर देन एमिशन क्या हो सकता है, रिफ्लेक्शन हो सकता है, ट्रांसमिशन हो सकता है। तो हीट एमिटेड बाय रिफ्लेक्शन प्लस ट्रांसमिशन क्या होगी, यानी टोटल में से इतनी तो उसने एब्जॉर्ब कर ली, बाकी को क्या कर दिया, रिफ्लेक्ट कर दिया या ट्रांसमिट कर दिया, तो वो क्या आ जाएगी, डी क्यू माइनस ए लैम्डा डी क्यू। ठीक है, इसको आप लिख सकते हैं 1 माइनस ए लैम्डा इंटू डी क्यू। अब निकालते हैं हीट एमिटेड कितनी होगी। कल हमने फॉर्मूला देखा था कि जो हीट एमिटेड होती है वो किसके इक्वल होती है, ई यानी कि एमिसिव पावर, लिख देते हैं एमिसिव पावर इंटू एरिया इंटू टाइम के इक्वल होती है, ई ए टी कल मैंने आपको बताया था। अब हम निकाल रहे हैं हीट एमिटेड पर यूनिट एरिया, यानी ये टर्म यहाँ पे आ गई तो पर यूनिट हो गया, पर यूनिट टाइम। ठीक है, इक्वल टू क्या हो गया, एमिसिव पावर के इक्वल आ गई।
अब एमिसिव पावर अगर देखें यहाँ पे, तो एमिसिव पावर ई लैम्डा से हमने डिनोट की है। दिस इज एमिसिव पावर फॉर लैम्डा, लेकिन हम निकाल रहे हैं डी लैम्डा रेंज के लिए, तो ये कितनी आ जाएगी, हीट एमिटेड इक्वल टू ई लैम्डा डी लैम्डा फॉर रेंज लैम्डा टू लैम्डा प्लस डी लैम्डा। अब देखिए टोटल हीट आपने जितनी डाली थी उसके साथ क्या क्या हुआ कि इतनी हीट एब्जॉर्ब होगी, इतनी रिफ्लेक्ट या ट्रांसमिट होगी, और इतनी हीट क्या होगी उसकी एमिट होगी। तो हम क्या लिख सकते हैं कि हीट एमिटेड इक्वल टू किसके इक्वल आ गई, दिस 1 2 3 स्टार्ट। देखिए इन इक्विलिब्रियम की अगर हम बात करें तो जो हीट एमिटेड होगी वो किसके इक्वल होगी, हीट रिसीव्ड, जो उसने हीट रिसीव की, हीट कितनी रिसीव की उसने, डी क्यू हीट की। एमिट कितनी की, या तो उसने रिफ्लेक्शन से की है, या ट्रांसमिशन से, या एमिशन से की है, तो हीट एमिटेड कितनी होगी 1 माइनस ए लैम्डा इंटू डी क्यू, जो उसने रिफ्लेक्शन और ट्रांसमिशन से की, प्लस ई लैम्डा इंटू डी लैम्डा। इसको सोल्व कर लीजिए, ये आ जाएगी डी क्यू माइनस ए लैम्डा डी क्यू प्लस ई लैम्डा डी लैम्डा इक्वल टू डी क्यू से डी क्यू कैंसिल हो गया, दिस सिंपलाई इसको उधर ले जाइए, ई लैम्डा डी लैम्डा इक्वल टू ए लैम्डा डी क्यू। ठीक है, अब देखिए हम बात करें अगर इन केस ऑफ ब्लैक बॉडी, हमारे पास इक्वेशन आई है ए लैम्डा डी क्यू इक्वल टू ई लैम्डा डी लैम्डा। इन केस ऑफ ब्लैक बॉडी, परफेक्ट ब्लैक बॉडी की आप बात कर रहे हैं, तो ए लैम्डा किसके इक्वल आता है, 1 होता है परफेक्ट ब्लैक बॉडी के लिए, और एमिसिव पावर उसकी कितनी है, ई लैम्डा है। तो जो ये इक्वेशन है वो किसके इक्वल आ जाएगी, यहाँ पे 1 पुट कर दीजिए, डी क्यू इक्वल टू क्या आ जाएगी, ई लैम्डा डी लैम्डा, किसके लिए आ गई, ब्लैक बॉडी के लिए आ गई। ठीक है, अब इस इक्वेशन को यहाँ पे वापस पुट कर दें तो क्या आ जाएगी, ए लैम्डा ई लैम्डा डी लैम्डा इक्वल टू स्मॉल ई लैम्डा डी लैम्डा से डी लैम्डा कैंसिल हो गया। तो यहाँ से आप क्या लिख सकते हैं, ई लैम्डा ओवर ए लैम्डा इक्वल टू ई लैम्डा। तो हमारा किरचॉफ्स लॉ प्रूव हो गया जो हमने स्टेटमेंट दी थी। यहाँ से आप कह सकते हैं कि जो ई है यानी एमिसिव पावर इज प्रोपोर्शनल टू एब्जॉर्प्टिव पावर, यानी कि एक जो गुड एब्जॉर्बर होगा वो गुड एमिटर भी होगा। कोई भी सब्सटेंस अगर रेडिएशन को, किसी भी वेवलेंथ की रेडिएशन को एब्जॉर्ब ज़्यादा कर रहा है तो उस रेडिएशन को एमिट भी ज़्यादा करेगा। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है स्पेक्ट्रल डिस्ट्रीब्यूशन इन ब्लैक बॉडी रेडिएशन। पहले देख लेते हैं कि ब्लैक बॉडी क्या होती है। ये मैंने आपको कल भी बताया था, इसमें कुछ छूट गया था वो बताना है। जैसे इट इज़ एन आइडियलाइज्ड physical that absorb all radiation incident upon it regardless of frequency of angle of incidence। मतलब कोई ऐसी आइडियल बॉडी जो हर एक रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर ले, वो ना तो उसकी फ्रिक्वेंसी पे डिपेंड कर रहा है ना एंगल ऑफ इंसिडेंस पे डिपेंड कर रहा है, यानी किसी भी फ्रिक्वेंसी की रेडिएशन आ रही है, किसी भी एंगल पे आ रही है, वो सभी को एब्जॉर्ब कर रहा है। तो ऐसी जो बॉडी होगी उसको आप क्या कहेंगे, ब्लैक बॉडी। यानी सबको एब्जॉर्ब कर रही है तो वहाँ पे जीरो रिफ्लेक्शन हो रहा है, जीरो ट्रांसमिटेंस हो रहा है, तो उसका एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट कितना होगा, 1 होगा, क्योंकि वो सभी को एब्जॉर्ब कर रही है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन अराइज होता है कि क्या ब्लैक बॉडी का कलर ब्लैक होता है, ब्लैक होना चाहिए क्या? नहीं, ऐसा नहीं है कि ब्लैक बॉडी का कलर ब्लैक होना चाहिए। जो कलर हमें दिखते हैं वो 2 वजह से दिखते हैं, या तो रिफ्लेक्शन की वजह से दिखता है या तो फिर आपको एमिशन की वजह से दिखता है। ठीक है, किसी भी बॉडी का कलर हम जो आई से देखते हैं वो कैसे दिखता है, यानी आपने उसके ऊपर लाइट डाली, उसने उसमें से कुछ एब्जॉर्ब कर ली, और जिस कलर की लाइट को वो रिफ्लेक्ट कर रहा है वो कलर हमें ऑब्जर्व होता है। जैसे कि इस पेन का कलर ब्लू है तो ये क्यों ऑब्जर्व हो रहा है, क्योंकि ये ब्लू कलर की लाइट को रिफ्लेक्ट कर रहा है। अब एमिशन की वजह से कलर कैसे होता है, जैसे कि आपके पास हीटर में आपने देखा होगा वायर होता है, जब आपने उस हीटर को बंद रखा है तब उस वायर का जो कलर है वो ब्लैकिश होगा, सिल्वर कलर होगा या कॉपर कलर जैसा भी है। लेकिन जैसे ही वो कलर आपका किसकी वजह से है, रिफ्लेक्शन की वजह से। लेकिन जैसे ही आप उसको ऑन करते हैं, वायर गर्म होता है, हीटअप होने के बाद उसका कलर कैसा दिखता है, रेड या फिर ऑरेंज कलर आपको दिखता है। तो वो कलर किसकी वजह से है, ड्यू टू एमिशन, है ना। तो ब्लैक बॉडी किस
वेवलेंथ ही रेडिएशन को एमिट कर रही है उसके अकॉर्डिंग उसका कलर होगा। वो रेड भी हो सकती है, ब्लू भी हो सकती है, येलो भी हो सकती है। यानी कि ब्लैक, जरूरी नहीं है कि ब्लैक बॉडी का कलर ब्लैक हो। हमने क्यों रखा है ब्लैक बॉडी का नाम ब्लैक बॉडी? क्योंकि हमें पता है कि जो ब्लैक कलर होता है वो गुड एब्जॉर्वर होता है ना। और ब्लैक बॉडी की डेफिनेशन भी क्या है कि ये सभी रेडिएशन को एब्जॉर्व कर लेती है, इसलिए हमने उस फिजिकल बॉडी को ब्लैक बॉडी का है। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि ब्लैक बॉडी का कलर आपका ब्लैक हो। लेकिन हाँ, ब्लैक बॉडी का अगर किसी मटेरियल का कलर ब्लैक है तो वो ब्लैक बॉडी बन सकता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसका स्पेक्ट्रल डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है। जब हमने किसी भी आइडियल ब्लैक बॉडी का स्पेक्ट्रल डिस्ट्रीब्यूशन देखा तो हमें इस तरह की कर्व मिली। हमने यहाँ पे इंटेंसिटी वर्सेस वेवलेंथ का ग्राफ ड्रॉ किया है अलग अलग टेम्परेचर के ऊपर। इस ग्राफ से हमें क्या क्या कंक्लूजन निकलता है वो मैं आपको बता देती हूँ। जैसे कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है इंटेंसिटी का वेवलेंथ के ऊपर वो यूनिफॉर्म नहीं है ना। यानी कि आप लो वेवलेंथ की अगर बात करें तो इंटेंसिटी स्मॉल है, फिर अगर आप हाई वेवलेंथ की बात करें वहाँ भी इंटेंसिटी स्मॉल है, मीडियोकर में ज़्यादा है। तो जो स्पेक्ट्रल डिस्ट्रीब्यूशन जो हो रहा है वो यूनिफॉर्म नहीं है। अब यहाँ पे एक और चीज़ नोट करेंगे कि हर एक टेम्परेचर के साथ कुछ न कुछ वेवलेंथ उसकी मैक्सिमम आ रही है। जैसे कि 1000 केल्विन पे यहाँ पे मैक्सिमा आ रहा है, 2000 केल्विन पे यहाँ पे मैक्सिमा आ रहा है, 3000 पे यहाँ पे, 4000 पे यहाँ पे। यानी हर एक टेम्परेचर के साथ एक लैम्डा मैक्स आ रहा है, यानी कि उसको आप लैम्डा एम से डिनोट कर सकते हैं। हर टेम्परेचर के साथ आपको लैम्डा एम दिख रहा है। या फिर आप इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि जैसे जैसे आप वेवलेंथ को बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे इंटेंसिटी बढ़ रही है, एक मैक्सिमम वैल्यू पे पहुंच रही है। अगर उसके बाद आप वेवलेंथ को बढ़ा रहे हैं तो इंटेंसिटी क्या हो रही है, ग्रेजुअली डिक्रीज हो रही है। ठीक है, अब यहाँ पे एक बात नोट कीजिए कि जैसे ही हमने अब 1000 के लिए यहाँ पे अगर मैं एक चीज़ नोट करूँ, फॉर 1000 के जो हमारा लैम्डा एम है वो आ रहा है 3 माइक्रोमीटर। ठीक है, अब फॉर 2000 के जो हमारा लैम्डा एम है वो आ रहा है 1.5 माइक्रोमीटर। फॉर 3000 के जो हमारा लैम्डा आ रहा है वो आ रहा है 1 माइक्रोमीटर। यानी कि जैसे जैसे आपका टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है वैसे वैसे जो लैम्डा एम है उसकी वैल्यू डिक्रीज हो रही है। ये चीज़ को आप क्या कर रहे हैं, ये चीज़ आपकी इंक्रीज हो रही है और ये चीज़ आपकी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। तो आप कह सकते हैं कि लैम्डा एम वेरी इनवर्सली विद टेम्परेचर के साथ वो इन्वर्सली वेरी करेगी। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा लैम्डा एम की वैल्यू वैसे वैसे डिक्रीज होगी। अब यहाँ से आप एक चीज़ और देख सकते हैं, जैसे अगर आप इन दोनों का प्रोडक्ट करें लैम्डा एम इंटू टी तो वो प्रोडक्ट आपको एक कांस्टेंट वैल्यू देगा। यहाँ से भी देख सकते हैं दिस इंटू दिस, दिस इंटू दिस, दिस, सभी के सेम वैल्यू आ रही है। तो इसको आप आगे भी स्टडी करेंगे। ये आपका क्या है, द स्टेट द विन्स लॉ। ठीक है, ये किसको बता रहा है, विन्स लॉ को बता रहा है कि ये जो प्रोडक्ट आता है स्पेक्ट्रल डिस्ट्रीब्यूशन में ये प्रोडक्ट कांस्टेंट आता है। नेक्स्ट जो आपने देखा है इसमें क्या है इस स्पेक्ट्रल डिस्ट्रीब्यूशन में कि यहाँ पे जो एनर्जी एमिट हो रही है वो टेम्परेचर के साथ इंक्रीज़ कर रही है। जैसे कि आप यहाँ पे अगर इस टेम्परेचर की बात करें तो एरिया अंडर द कर्व क्या बताता है, टोटल एनर्जी एमिटेड बाय ब्लैक बॉडी। तो इस एरिया अंडर द कर्व, दिस कर्व स्मॉल है, जैसे हमने टेम्परेचर बढ़ाया तो एरिया अंडर द कर्व ज़्यादा हो गया, जैसे और टेम्परेचर बढ़ाया तो एरिया अंडर द कर्व और ज़्यादा हो गया। यानी जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो जो टोटल एमिशन है ब्लैक बॉडी का वो भी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। अगर आप किसी पर्टिकुलर वेवलेंथ की बात करें, जैसे हम इस वेवलेंथ की अगर बात करें तो इस वेवलेंथ के लिए कम टेम्परेचर के ऊपर इंटेंसिटी स्मॉल है। इसी वेवलेंथ के लिए जैसे ही टेम्परेचर बढ़ा तो इंटेंसिटी बढ़ गई, और टेम्परेचर बढ़ा तो इंटेंसिटी और बढ़ गई। यानी किसी पर्टिकुलर वेवलेंथ का एमिशन टेम्परेचर के साथ बढ़ता जाता है। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे वैसे उस वेवलेंथ का एमिशन भी क्या होगा, बढ़ता जाएगा। एक और बात यहाँ पे आप नोट कर सकते हैं कि जो इंटेंसिटी है वो जीरो को अप्रोच नहीं
कर रही है, ना ही इस तरफ कर रही है लॉन्गर वेवलेंथ साइड और ना ही शॉर्टर वेवलेंथ साइड कर रही है। इसका क्या मतलब है कि थ्योरेटिकली एक ब्लैक बॉडी सभी वेवलेंथ को रेडिएट करती है, चाहे उनकी इंटेंसिटी स्मॉल ही हो, है ना, चाहे स्मॉल ही क्यों ना, लेकिन वो क्या कर रही है, सभी वेवलेंथ की रेडिएशन को एमिट कर रही है। ऐसा नहीं है कि वो किसी वेवलेंथ की रेडिएशन को एमिट ना करे। आई होप आपको समझ आ गया होगा। थैंक यू।